नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक है आपका अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। यानी कि जो ये मूल अवधारणाएं हैं राजनीतिक मूल अवधारणाएं इनको बोलेंगे हम। तो ये है यूनिट 2, इसको रख लीजिए, यूनिट 2 से है। और कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि यूनिट 2 और 1 काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसमें जो है क्वेश्चन के साथ आई हूँ। और ये मैराथन है, तो मैराथन का मतलब है कि आपका सारा जो है हम थ्योरी भी उसको लेते हुए चलेंगे, मेन कॉन्सेप्ट उसका पकड़ते हुए और क्वेश्चन को देखते हुए तब चलेंगे। ये सभी क्लासेस जो मैं आजकल दे रही हूँ, ये सारी क्लासेस आपकी इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखिए और सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए। प्लस कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप जो है वीडियो में ये क्वालिटी का जो है 240 रखिए, 360 रखिए। मैं अपने वीडियो में सभी क्वालिटी के ऑप्शन जो हैं ऑन करके रखती हूँ। तो आप सेटिंग पे जाइए और सेटिंग पे जा करके इसको जो है अपना वीडियो सेट कर लीजिए। जैसे सिर्फ आपको सुनना है तो 144 पर लगा लें और आराम से सुनते रहें। कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम 144 पर लगा करके सुन सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है, वीडियो जैसे ही चल रहा हो तो आप उसको टच करेंगे, राइट कॉर्नर में एक सेटिंग का बटन आएगा, उसको क्लिक करने में सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो है क्वालिटी जो है वीडियो की क्वालिटी को क्लिक करेंगे तो एडवांस पे जब जाएंगे, सबसे नीचे रहेगा ऑप्शन एडवांस पे जा करके आप एडवांस क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारे फिर से ऑप्शन खुलेंगे 144 से लेकर हाईएस्ट तक। तो आपको जिस तरह का करना है 144 पे तब लगाएंगे जब सुनेंगे, सिर्फ सुनना हो। अदरवाइज जैसे आपको लगाना है, जैसे आपके पास नेट अवेलेबल है वैसे आप लगा करके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि वीडियोज़ लंबी जा रही हैं तो सभी के पास जो है इतना नेट नहीं होता है कि वो इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ को देख सकें। इसलिए और कमेंट भी कई आए क्वालिटी को लेकर के कि वीडियो क्वालिटी में कम कीजिए। तो शायद मुझे लगा कि कई लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अभी इस समय पर कोई वीडियो स्किप ना करें, क्वालिटी को जो है थोड़ा सा कम कर लीजिए। और दूसरी बात है कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखें, यानी कि थोड़ा सा देखा फिर थोड़ा बढ़ा लिया, ऐसे एक्सप्लेनेशन आपका छूट जाता है। और एक्सप्लेनेशन छूटता है, फिर आपके डाउट होते हैं, वो मत कीजिए। आप वीडियो को स्पीड पे डालिए। जब वही सेटिंग का बटन छुएंगे, आप टच करेंगे, टच करते ही ऑप्शन आएंगे तो स्पीड पे जाकर वहाँ नॉर्मल रहता है। तो नॉर्मल को जैसे वो स्पीड को क्लिक करेंगे आप, सारे ऑप्शन फिर से खुलेंगे स्पीड पे। तो आपको जितना जल्दी सुन सकते हैं, जितना जल्दी आप ग्रैस्प कर सकते हैं, 2x तक होता है वहाँ पर, 1.25 फिर 1.5 ऐसे कर करके 2 तक होता है। तो आप जितना कर सकते हैं स्पीड पे डाल के सुनिए, लेकिन वीडियो को बीच बीच में मत सुनिए, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसको नहीं पता है उनको पता हो जाए, ताकि वो चीज़ों को सेटिंग अच्छे से करके और सारी वीडियोस देख सकें। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। कई लोगों को तो पता भी नहीं था, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम कैसे होगा, क्या होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया ताकि सभी लोग सुन लें और वीडियोस को देख सकें। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पोल पाथ के नाम से हमने बना रखा है, आप ये सर्च करके आप हमें ज्वाइन करने में सक्षम होंगे। और प्लेलिस्ट सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, जिसमें कि जो MP वर्ग 1 के लोग हैं वो अब मैराथन की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, उसको तो पक्का ही देखें। उसके अलावा अगर टाइम उनको मिलता है तो दूसरी भी हैं तो वो भी देख लें। सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी बहुत टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हैं, तो वो देखें। सबसे पहले आप मैराथन देखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और हम नहीं चाहते कि इस समय आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करें और अपना टाइम बर्बाद करें। तो जो मुझसे हो पाएगा वो उतना मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी और कर भी रही हूँ। बाकी जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। और ये सारी वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और जो है
आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का है, जेम्स मिल का है, हेगल का है या लास्की का है? तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर हेरोल्ड लास्की, ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ही उपर्युक्त कथन इनके द्वारा कहा गया है। यदि अधिकारों की बात आ गई है तो थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और कौन से होते हैं? नकारात्मक। दो प्रकार के अधिकार होते हैं। नकारात्मक वो होते हैं जिन पर राज्य की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और सकारात्मक वो होते हैं जिसमें जो है राज्य की तरफ से कुछ प्रतिबंध होता है, उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। आगे हम बात करेंगे नैतिक अधिकारों की। तो नैतिक अधिकारों को जो है, जो कुछ विचारक हैं, कुछ क्या है, अनेक विचारक हैं, इन्होंने इसे अधिकार की संज्ञा नहीं दी और इसकी राज्य जो है रक्षा नहीं करता है। तो नैतिक अधिकार है, इसको क्या है, अधिकार की संज्ञा नहीं दी है क्योंकि राज्य इसकी रक्षा नहीं करता है। तो ये नैतिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा तो बस इतना ही आएगा, उसमें आपको जो है देख के ऑप्शन टिक करना होगा। उसके बाद हम कानूनी अधिकार की बात करेंगे। तो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा जो है राज्य करता है और जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये कानूनी होते हैं। इसकी रक्षा क्या है, अधिकार करता है और इनका उल्लंघन करने पे दंड मिलता है। तो ये हो गया कानूनी अधिकार। अब हम जो हमारे कानूनी अधिकार होते हैं तो ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो नागरिक अधिकार होते हैं, दूसरे राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसको इरेज करेंगे हम और देखेंगे कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो नागरिक होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? राजनीतिक होते हैं। शॉर्ट में देखेंगे, राजनीतिक होते हैं। तो इसमें आ जाएगा समानता। जो नागरिक का अधिकार है इसमें आएगा समानता का अधिकार आ जाएगा, और आ जाएगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, और क्या आएगा, ये रोजगार, रोजगार इसका अधिकार आएगा। संपत्ति, संपत्ति आ जाएगा। जीवन, इससे संबंधित अधिकार आएंगे, और परिवार, शिक्षा, ये सारे जो है आ जाएंगे इसके अंतर्गत। परिवार, शिक्षा, रोजगार, इनसे से संबंधित जो है यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम राजनीतिक अधिकारों की बात करें, राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो मत देने का अधिकार। देखो, मत देने का अधिकार बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये राजनीतिक में भी आता है और इसे कानूनी अधिकार भी कहते हैं और इसे संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। तो ये जो है तीनों जगह आता है, लेकिन आयोग जो है इसको कौन सा सही मानता है ये आयोग पर डिपेंड करेगा। वैसे जहाँ तक है आयोग इसको जो है संवैधानिक आधार मानता है, क्योंकि जिस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है मत देने की, तो मत देने की जो है योग्यताएं और चर्चा दी गई हैं, मतदाता कैसा होगा, क्या होगा और आयु वगैरह, तो वो जो है उसको मानता है आयोग, संवैधानिक मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है विधिक अधिकार माना है, कानूनी अधिकार माना, यानी कि सांविधिक। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में कहा गया था कि ये सांविधिक मत जो देने का है अधिकार, मत देने का अधिकार जो है ये क्या है, सांविधिक अधिकार है, लेकिन शायद आयोग ने इसको संवैधानिक के कैटेगरी में रखा है। तो देख लीजिए, तो यहाँ हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकारों में राजनीतिक मत देने का अधिकार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मत प्राप्त करने का अधिकार आएगा, मत प्राप्त करने का अधिकार आएगा, और क्या है, सार्वजनिक जो पद होंगे, सार्वजनिक पद प्राप्त, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार आएगा, आवेदन पत्र देने का अधिकार आएगा, और संपत्ति देने का अधिकार, ये सभी आएंगे। तो इसमें आ जाते हैं राजनीतिक अधिकारों में। ठीक है, तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार होते हैं और राजनीतिक अधिकार होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि अधिकार जो है कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो आपको वहाँ सेग्रीगेट करना पड़ेगा। चलिए, और अधिकारों के अगर हम प्रमुख सिद्धांत की बात करें, ठीक है, अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है, आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत है, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत है, मानव अधिकारों का सिद्धांत है और अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है, या अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है। तो ये टोटल जो है अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने जो है यहाँ पर अधिकार लिख दिए हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इनसे ऐसे भी पूछ सकता है और इनके अंदर जा कर के चीज़ों को पूछेगा, यानी कि थोड़ा सा आप इनको देखेंगे। ये सारे अधिकार हैं। सिद्धांत, अधिकारों के सिद्धांत हैं, ठीक है, अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत हैं ये। तो जो है ये आप देखेंगे। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है। यदि हम प्राकृतिक अधिकारों की बात कर लेते हैं, इसके मेन चीज़ देख लेते हैं, तो जॉन लॉक इसके प्रतिपादक हैं। प्राकृतिक अधिकारों के जो हैं कौन है? जॉन लॉक इसके प्रतिपादक हैं और इन्होंने जो है इन प्राकृतिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को बताया है, और संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण बताया है और उसी में जीवन और स्वतंत्रता को समाहित माना है। तो और इसके समर्थक की बात करें, प्राकृतिक अधिकारों के अगर हम समर्थकों की बात करते हैं तो हॉब्स, रूसो, टॉमस पेन, मिल्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, जैफरसन, ब्लैकस्टोन, ग्रोसियस, ये सारे जो हैं क्या हैं? इसके समर्थक हैं। ये जितने भी विचारक हैं इसके समर्थक हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक अधिकार कौन देता है? तो प्राकृतिक अधिकार को देने वाला प्रकृति होती है, या एक आप कह सकते हैं कि ईश्वर। ऐसा मानना है कि प्राकृतिक अधिकार को देने वाला प्रकृति होती है और ये सबको समान रूप से मिलता है, यानी कि ये जन्मजात होते हैं। इनकी विशेषताएं सुन लीजिए। ये जन्मजात होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी कि जन्म से अंत तक जो है वैसे ही रहते हैं, अविभाज्य होते हैं, निरंकुश होते हैं, अहस्तांतरणीय होते हैं। तो ये हैं जो इसकी विशेषताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सबका जानते रहिए, ठीक है। और ये जो एक यहाँ जैफरसन है, इनका काफ़ी फेमस कथन है, हे ईश्वर मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए। और यही टॉमस जैफरसन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, अहस्तांतरणीय होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तन यानी कि जन्म से मृत्यु तक ये ऐसे ही रहते हैं। अपरिवर्तनशील होते हैं, अविभाज्य होते हैं और निरंकुश होते हैं। तो ये सब इसकी जो है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम बात करें कानूनी अधिकारों की, तो कानूनी अधिकारों के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है? बेंथम है। बेंथम महोदय कौन है? कानूनी अधिकारों के ये प्रतिपादक हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ये जो हैं बेंथम प्राकृतिक नहीं, कानूनी अधिकारों के प्राकृतिक तो हो गया एक्सप्लेन। प्राकृतिक के जॉन लॉक हैं, कानूनी अधिकारों के बेंथम हैं। कौन है? प्रतिपादक हैं, ठीक है। और ये जो बेंथम है ये प्राकृतिक अधिकारों के विरोधी थे, यानी कि ये प्राकृतिक अधिकारों को बकवास मानते थे और उसमें बिल्कुल भी इनको बिलीव नहीं था, भरोसा नहीं था। और ये कहते थे कि जो राज्य द्वारा निर्मित कानून है इन्हीं का समर्थन करते थे। और इसमें क्या है, ये मानते हैं, इस सिद्धांत ये मानता है, जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है कि जो अधिकार हैं ये राज्य की देन है, ये मानता है। तो यहाँ इसके बेंथम प्रतिपादक हो गए। और इसकी मान्यता क्या है कि कानून जो है राज्य की देन है। और अगर बेंथम का क्वेश्चन आता है कि बेंथम प्राकृतिक कौन विरोधी था, तो बेंथम वहाँ ऑप्शन होगा, तो आप चूज करेंगे। बेंथम जो है प्राकृतिक अधिकारों के विरोधी हैं। इसके समर्थकों की बात कर लें तो इनके समर्थकों में आ जाएंगे हॉब्स और ऑस्टिन। हॉब्स ने इसको जो है इस कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है और ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया है, इसलिए ये जो है ऑस्टिन के नाम से जुड़ गया है। कौन सा? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। हालांकि इसके जो है प्रतिपादक कौन है? बेंथम है। तो ये हो गया कानूनी अधिकारों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखेंगे हम ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। तो अगर हम ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
ऐतिहासिक अधिकारों का जो सिद्धांत है हमारा, ये इसको तो रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में, रूढ़िवादी अधिकारों का इसको जो है सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए इसके प्रतिपादक की बात करते हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं एडमंड बर्क, ये जो है इसके प्रतिपादक हैं। और इसमें क्या है, जो अनुदारवादी विचारक हैं वो जो है इस कैटेगरी में, यानी कि ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत में वो विचारक इसमें आते हैं, यानी कि पुरानी परंपरा को मानने वाले जो हैं इसमें आते हैं। और ये आया कैसे, तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप ये अस्तित्व में आया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, तो जो ये प्राकृतिक अधिकार हैं इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। जो ये ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये मानता है कि अधिकार जो है ना प्रकृति की देन है, ना ही राज्य की देन है, और ये इतिहास की देन है, ऐसा ये मानते हैं। और बर्क जो है, इसी आधार पे बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया है, और इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका विरोध किया है। इनका एक बहुत ही फेमस कथन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है। फिर से सुन लीजिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है, ऐसा जो है इन्होंने बोला है। किसने? बर्क ने बोला है, क्योंकि इन्होंने जो है किस फ्रांसीसी क्रांति की जो है इन्होंने समर्थन किया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बर्क ने किस क्रांति का समर्थन किया, तो फ्रांसीसी क्रांति का इन्होंने समर्थन किया, फ्रांसीसी क्रांति का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। और समर्थन किसका किया है? जो गौरवपूर्ण क्रांति है इंग्लैंड की, उसका इन्होंने समर्थन किया है। और फ्रांसीसी क्रांति का विरोध क्यों किया है? क्योंकि ये मानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है, ये कथन इन्होंने कहा है। और इस आधार पर इन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है। तो फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करने वाले और इंग्लैंड की क्रांति का समर्थन करने वाले कौन है? एडमंड महोदय हैं। आगे हम देखेंगे आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत। तो अब हम जो है आदर्शवादी जो है या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत है, इसके बारे में ही समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले इनके जो हम प्रतिपादक हैं, संपादक हैं, उनको देख लेते हैं। तो कांट महोदय हैं। प्रतिपादक की बात करें अगर हम, तो ये कांट महोदय हैं। समर्थकों की बात करें तो रूसो, ग्रीन, हीगल, बोसांके, ये सभी आ जाते हैं। और ये सिद्धांत मानता है कि नैतिक विकास में सहायक होने वाले जो अधिकार वही हैं जो कि नैतिक विकास में सहायक हो, वही उन्हीं को ये अधिकार मानते हैं। बाकी ये किसी को अधिकार नहीं मानते। इनका आशय आंतरिक विकास से है। तो अगर आता है क्वेश्चन आर्थिक अधिकारों का, जो नैतिक अधिकारों का सिद्धांत है, इनका आशय क्या है? इनका आशय है मनुष्य का आंतरिक विकास, और जो नैतिक विकास में, मनुष्य के नैतिक विकास में सहायक होते हैं, उन्हीं को इन्होंने जो है अधिकारों की मान्यता दी है। ठीक है। और अगर हम आदर्शवाद की बात करें, क्योंकि यहाँ आदर्शवादी जो है आदर्शवाद से रिलेटेड है, तो आदर्शवाद राज्य एवं व्यक्ति के बीच साविवी संबंध रखता है। और आदर्शवादी राज्य को इतना अधिक महत्व देते हैं कि उससे अलग व्यक्ति का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जो कुछ भी है सब राज्य में ही है। और इसमें है भी, देखो, हीगल, बोसांके, ग्रीन, रूसो, ये सभी हैं। और हीगल तो कहता ही है कि मतलब सब कुछ राज्य के अस्तित्व जो है इंसान, मनुष्य का राज्य में ही है। और इनका मानना है कि राज्य के अंदर ही रह करके अधिकारों की प्राप्ति की जा सकती है, राज्य से अलग अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसके बारे में कई जो, जैसे कि ग्रीन हुए, बोसांके हुए, इन्होंने अलग अलग कथन दिए हैं। अब हम बात करेंगे समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, इसकी बात करेंगे। तो अगर हम इसकी प्रतिपादक की बात करें तो ये कौन है प्रतिपादक? तो प्रतिपादक इसके हैं लास्की, ये हैं लास्की, इसके जो है प्रतिपादक हैं। समर्थक की बात करें, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, G.D.H. कोल, हावहाउस, बार्कर, ये इसके समाज कल्याण अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। कौन कौन हैं? J.S. मिल, T.H. ग्रीन और G.D.H. कोल, हावहाउस, बार्कर, ये इसके समर्थक हैं और लास्की इसके प्रतिपादक हैं। तभी लास्की को
जो कल्याणकारी राज्य का प्रवर्तक भी माना जाता है इनको। ठीक है, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन सकता है कि लास्की ने समाज कल्याण जो अधिकारों का सिद्धांत है इसकी व्याख्या कहाँ की? तो इसकी व्याख्या इन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो इनकी फेमस पुस्तक है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने जो है इसी की समाज कल्याण जो अधिकार है, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत है, इसकी जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है। तो कौन सी बुक है इनकी? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ हम ऐसे ही देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही वैसे आपके कीवर्ड जो है ऐसे बनने चाहिए, आपको सब पता है, तो कीवर्ड जो है ऐसे बनने चाहिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, छोटे छोटे वर्ड लिख करके शॉर्ट में लिखे और एक जगह सब कुछ समराइज कर दीजिए, ताकि वो पेज आप खोलें तो पूरा कॉन्सेप्ट आप एक निगाह में देख पाएँ। जो है नोट्स ऐसे ही समराइज करके बनाइए। ठीक है, तो लास्की हो गए, क्या है, प्रतिपादक हो गए, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो है किसकी व्याख्या की है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या समाज कल्याण के अधिकारों की इन्होंने व्याख्या की है। अब हम बात करते हैं मानव अधिकारों का जो सिद्धांत है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके जो है ये सिद्धांत कैसा है? व्यक्तिवादी है। इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप व्यक्तिवादी है, और ये बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। ये मानव अधिकार का सिद्धांत जो है मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है और सामाजिक हित को ध्यान में रख करके दिया जाता है। तो ये सारी इसकी मुख्य बातें हैं कि ये इसकी प्रकृति व्यक्तिवादी है और जो मानवीय की आवश्यकताओं पर आधारित है, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। और जो ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को नारा है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे को मानव अधिकार की संज्ञा दी जाती है, कहते हैं इसको, उस संज्ञा में इसको रखा जाता है, उस कैटेगरी में इसे रखा जाता है। और जो यही मानव अधिकार के जो विचार होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया है इसको। और 10 दिसंबर कब शामिल किया? 10 दिसंबर 1948 को शामिल किया गया है। देख लेते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में कब किया गया है? इसको में शामिल किया गया है 10 दिसंबर और 1948 में इसको जो है शामिल किया गया है। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। देखिए ऐसे नोट्स शॉर्ट्स बनाएंगे आप। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए फिर भी लिख रही हूँ, इससे भी शॉर्ट्स होने चाहिए, सब कुछ एक जगह आपका समराइज होना चाहिए। तो ये 10 दिसंबर को 1948 को अपनाया और इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखें तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन हुआ, क्वेश्चन आता है। तो हम अभी मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक जगह इसको लिख रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर आप भी ऐसे ही बनाएं। तो ये मानव अधिकारों का दिवस हो गया, 10 दिसंबर को 1948 को मनाया गया और इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को लिया गया है इसको। और इसीलिए क्या है, ये जो है 10 दिसंबर को इसका दिवस यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हम एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन की बात कर लेते हैं। तो ये 1961 में क्या होता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका जो है संस्था का गठन होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, इसका क्या है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है लंदन में। ठीक है, इसका मुख्यालय लंदन में है और ये करता क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा करता है। ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, मानवाधिकार सिद्धांत से संबंधित हैं और आपके जो है सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने अपने चार्टर में
अधिकारों को दो रूपों में बांटा है, जो कि नकारात्मक सकारात्मक, हमने पहले ही बात कर ली है। तो दो स्वरूप का प्रावधान किया है, ठीक है। तो नकारात्मक की बात हम करेंगे किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, ठीक है। तो नकारात्मक में कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है, नकारात्मक इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका उल्लेख जो है 1 से लेकर 21 तक है। अनुच्छेद, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की बात हो रही है ना, तो अनुच्छेद 1 से 21 तक, अनुच्छेद 1 से 21 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो राजनीतिक, कानूनी तथा नागरिक अधिकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, राजनीतिक आते हैं, कानूनी आ जाते हैं और नागरिक अधिकार आते हैं। कानूनी एवं नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार आते हैं। यानी कि जो 1 से 21 तक दिया है चार्टर में, तो इसके अंतर्गत नकारात्मक आते हैं। और ये क्या है, राजनीतिक होते हैं, कानूनी होते हैं, नागरिक अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं और ये सभी को समान रूप से मिले हैं, यानी कि बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से ये दिए गए हैं। और यदि हम बात करें सकारात्मक की बात करते हैं, तो इसमें 22 से 26, अनुच्छेद 22 से 26 के बीच में इसका जो है प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद 22 से 26। और इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो ये मिलने वाले हैं, सबको नहीं मिलेंगे। इसमें आएंगे सामाजिक, आर्थिक और कौन से आएंगे, सांस्कृतिक, ठीक है, और शिक्षा संबंधी। ये इतने अधिकार इसके अंतर्गत आएंगे और ये सबको नहीं मिलने वाले हैं। ये अधिकार समाज के दबे कुचले और असहाय लोगों को मिलते हैं। सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। और मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो कमज़ोर, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाना जो है इसका उद्देश्य है। अब हम जो अधिकारों का ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि वही मार्क्स के जो विचार हैं वही उसी पर ये आधारित है। ये कहते हैं कि उदारवादी समाज में जो है अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्ग जो है 2 वर्गों में बटा है। अमीर वर्ग जो कि उत्पादन के साधन का मालिक है, गरीब वर्ग जो कि श्रमिक है। तो ऐसे में कैसे अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, जो है अमीर क्या है, इसमें गरीबों का शोषण करता रहता है। जो अमीरों के अधिकारों के फुलफिलमेंट के लिए क्या होता है, गरीबों का शोषण करता है। इसलिए उदारवादी व्यवस्था में अधिकार सिर्फ अमीर को मिलता है और जो अमीर वर्ग है उसी को मिलता है, गरीब नहीं प्राप्त कर सकता है। ये इनका जो है इस जो दृष्टिकोण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसका यही मानना है। और साम्यवादी व्यवस्था में गरीब वर्ग अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। और साम्यवाद होता क्या है, आप सबको पता है कि साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ ना वर्ग रहे ना राज्य रहे, तो और उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण हो। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है अधिकारों का, वो जो मार्क्स के दृष्टिकोण हैं, विचार हैं, उसी से मिलता हुआ है, यानी कि वही है ही। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो है 2 बार में कर लीजिए। एक बार में इधर से आधा कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ से कर लीजिए। तो ये जो है आपको एक जगह इससे संबंधित जो है मेन चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो मेरी राइटिंग थोड़ा है ऐसी ही है, पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप इन सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है एक जगह रख सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा, निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? H.J. लास्की, R.S. टानी,
F.A. हेयक या C.B. मैकफर्सन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, F.A. हेयक। F.A. हेयक जो है क्या मानते हैं ये कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं, इनका ऐसा मानना है। अब हम स्वतंत्रता और समानता के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, कौन कौन सी हैं। एक तो सबसे पहले है स्वतंत्रता समानता को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण की संतान इसको कहा जाता है। और ये जो है 16वीं शताब्दी में जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है, इसी समय स्वतंत्रता और समानता का जन्म हुआ, यानी कि ये अस्तित्व में आती है। इसीलिए इसको क्या है? पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है, स्वतंत्रता और समानता को। यदि हम बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता जो है उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है। स्वतंत्रता क्या है? उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा, यानी कि जो उदारवाद की विचारधारा है उसके ये मूल में, केंद्र में रहती है, यानी कि इसका पूरा फोकस स्वतंत्रता पर जो रहता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर इसका पूरा फोकस है, सिंपल लैंग्वेज में। और स्वतंत्रता भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक एवं सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक 2 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं होती हैं। और स्वतंत्रता को जो अंग्रेजी शब्द है लिबर्टी, वहीं से लिया, ये स्वतंत्रता की अगर अंग्रेजी समझें तो ये लिबर्टी है, और लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो है स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है। ये जो है लैटिन शब्द जो लिबर है, लिबर हिंदी में इसको लिख कर आएगा अगर पेपर में, तो ऐसे आएगा लिबर। ठीक है, इससे इसको लिया गया है, ये लैटिन शब्द है। और इसकी अगर स्वतंत्रता की बात करें तो क्या है कि स्वतंत्रता की अंग्रेजी की बात करें तो लिबर्टी होती है। और इस लिबर शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि प्रतिबंधों का बिल्कुल अभाव। यही जो है नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। लिबर्टी क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये नकारात्मक से संबंधित है। चलिए इसको हम पहले यहाँ से हटा करके नीचे लिख देते हैं, नकारात्मक में ही लिखेंगे इसको हम। तो ये नकारात्मक से है, तो क्या है इसकी अंग्रेजी अगर देखें, लिबर्टी है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता, ठीक है, ये क्या है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लिबर्टी हो जाएगी। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? जो लैटिन शब्द लिबर है, लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है कि प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव, इसका जो ये होता है पूरा मतलब। और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की बात करें तो लॉक, जेम्स मिल, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ये सभी जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो लॉक, मिल, स्मिथ, स्पेंसर, ये सभी जो है इसके समर्थकों में आते हैं। और इस नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? राज्य को रेफरी के रूप में माना है। क्या है? राज्य को रेफरी माना है इसमें। और इसमें लाक का जो 2 फेमस कथन है, कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और दूसरा है जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। यानी कि इनका मानना है कि स्वतंत्रता जो कानून है उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना है, ना कि कम करना। तो ये लॉक के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कथन हैं। और अगर हम एडम स्मिथ की बात करें जो कि इसमें है, तो एडम स्मिथ जो है इन्होंने लेसर फेयर का सिद्धांत दिया है अपनी पुस्तक में, स्वतंत्रता के नकारात्मक जो दृष्टिकोण है इसका समर्थन करते हुए, और बोला है सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट दे दो, जब सबकी आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। और जो इन्होंने लेसर फेयर का सिद्धांत दिया उसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, इनकी बात करें, तो ये जो है, ये इनकी बुक कौन सी है? मैन वर्सेस स्टेट। इसी में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया है।
इन्होंने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का भी जो है सिद्धांत दिया है। इन्हें वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। और इसमें इन्होंने बोला है, जो स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता दिया है, तो इसमें बोला है कि सभी व्यक्ति को मतलब पूरी छूट दे दो। जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वो जीवित रहेगा, और जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी तो वो जो है मर खप जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। और इसी मैन वर्सेस स्टेट में, इनकी जो मैन वर्सेस स्टेट बुक है, इसी में इन्होंने पुलिस राज्य की परिकल्पना भी की है, मतलब संकल्पना की है स्पेंसर ने। यदि हम मिल की बात करें तो मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक स्वतंत्रता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जेएस मिल ही माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्याख्या अगर किसने की है नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो जेएस मिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी ये सारे विचार जो हैं स्वतंत्रता के, नकारात्मक स्वतंत्रता के, जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है इसमें दिया है। और इसमें क्या है, इनका फेमस कथन है, मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। ये इनका फेमस है। मस्तिष्क का मतलब भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और शरीर से मतलब है इनका कार्य की स्वतंत्रता। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो इनकी बुक है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने विचार दिए हैं, मिल ने ऑन लिबर्टी में दिए हैं, लॉक ने जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया, जबकि स्पेंसर जो है मैन वर्सेस स्टेट इनकी पुस्तक है, उसी में इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। तो हमने जो है इसकी मेन बातें कर ली हैं, और इससे संबंधित स्टेटमेंट हम आगे लेते रहेंगे। और अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? टी.एच. ग्रीन है। तो इनके प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं टी.एच. ग्रीन, ये इसके प्रतिपादक हैं। और समर्थकों में कौन कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे कांट, लास्की, हीगल, हाबहाउस, बार्कर, रूसो, मैकाइवर, बोशांके, ये सभी आ जाएंगे। तो जो है ये आप लिख लीजिएगा, कांट, लास्की, हीगल, हाबहाउस, बार्कर, रूसो, मैकाइवर, बोशांके, ये सभी जो हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और ये जो है राज्य एवं व्यक्ति में कोई अंतर नहीं मानते। इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि कहते हैं राज्य जो है व्यक्तियों से ही बना है, तो राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में देखते हैं। और इनका मानना है कि सामाजिक हित के आधार पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो नकारात्मक का मतलब होता है कि प्रतिबंधों का पूर्णतया जो है अभाव रहेगा, और सकारात्मक स्वतंत्रता में जो उचित प्रतिबंध होंगे वो लगेंगे। तो मेन जो है अगर बेसिक चीज़ देखें तो यही है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथ बंधा है। ये इससे है रूसो का एक जो है फेमस कथन है। इसी तरह ग्रीन कहते हैं जो है आत्म तत्व समाज तत्व है, और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसी तरह करके कई सारे यहाँ पर जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित फेमस जो है कथन विचारकों ने दिए हैं। तो ये जो है नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और यहाँ पर हाबहाउस की एक फेमस पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो गया, हेयक। यहाँ समानता रह रहा है, किसी और स्लाइड में हम देख लेंगे, अभी हमने स्वतंत्रता पे बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है कि जब तक राज्य रहता है तो स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं होता है, और जब स्वतंत्रता होती है जहाँ पर वहाँ राज्य नहीं होता है। मार्क्स ने बोला है, लेनिन ने बोला है, या माओ ने बोला है, या ग्रामशी ने बोला है? तो ये कथन जो है लेनिन के द्वारा बोला गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, या प्राकृतिक स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? तो जो स्वतंत्रता का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जो राज्य की स्थापना से पूर्व प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थी। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, जिसमें होता है कि जो मनुष्य है उसके कार्यों पर, उसके कृत्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। वो जैसे कि हॉब्स ने बोला है कि स्वच्छंदता से संबंधित जंगल की आज़ादी,
ये जो है इसको जो है इन्होंने स्वतंत्रता को जो है वर्णित करते हुए बोला है कि जंगल की आज़ादी, ऐसा इन्होंने बोला है। किसने? हॉब्स ने। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है? स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। तो ऑप्शन आपके सामने लास्की है, बारकर है और सीले हैं और कांट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीले महोदय। तो सीले ने जो है ऐसा बोला है, उनके सीले के अनुसार जो है स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। सीले की बात करें तो सीले क्या है, ये जो राज्य का आवश्यक तत्व होते हैं तो उसको जो है ये भूभाग को क्या आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो और जो एक इन्होंने परिभाषा दी है राजनीति शास्त्र की, जड़ और फल, उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, कीवर्ड पकड़ेंगे हम। जड़ राजनीति विज्ञान किसका है, जो है इतिहास का क्या है, जड़ है, उसके बिना वो उसका कोई फल नहीं, और इसके बिना इसका कोई जड़ नहीं, ऐसे बोला है दोनों को। तो क्या है, इनको सीलों को हम रिलेट करेंगे जड़ एवं फल। जड़ फल, भूभाग का मतलब क्या होता है, थल, ठीक है। और यहाँ पर आ गया अब अतिशय, ठीक है, अतिशय, थल जड़ फल और अतिशय रिलेट कर लेंगे हम। ये सब किससे, सीले से संबंधित हैं। थल जड़ फल अतिशय ये सब सीले से संबंधित हैं। ये अतिशय क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। और जो भूभाग को ये आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं तो वो थल हो जाएगा। जड़ और फल एक इनकी परिभाषा है, उसमें जड़ और फल का इन्होंने उल्लेख किया है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, सारी परिभाषाओं को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। अगला है, निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता की पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता को किसने जो है पूरक माना है? लॉर्ड एक्टन या डी टॉकविले या मैकाइवर या मैकियावली। तो यहाँ पर जो है मैकाइवर, किसने जो है स्वतंत्रता और समानता को जो है एक दूसरे का पूरक माना है? किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है? तो मैकाइवर महोदय हो जाएंगे। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का जो है पूरक माना है। और ये मैकाइवर, लास्की, ग्रीन तथा बारकर ये सभी भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अभी भी हमने बात की। और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उचित बंधनों की उपस्थिति, यानी कि उचित प्रतिबंध लगे। नकारात्मक का प्रतिबंधों का पूर्णतया अभाव, ठीक है। और जो एक्टन तथा टॉकविले हैं, ये 2 फेमस विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी माना है किसने? एक्टन एंड टॉकविले ने। ये 2 फेमस हैं। यहाँ मैकाइवर, इसमें मैकाइवर सही हो जाएगा, ये पूरक मानते हैं। आगे देखेंगे, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? राष्ट्रीय हित है, सामाजिक हित है, गरीब का हित है, जाति का हित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक हित। सामाजिक न्याय ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सभी को, समाज के जितने भी वर्ग हैं, तो बिना किसी भेदभाव को सभी को समान अवसर एवं सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, यही सामाजिक न्याय है। चलिए, यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, हेरोल्ड जोसेफ लास्की का है, या जॉन रॉल्स का है, या रॉबर्ट नॉजिक का है? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन, हेरोल्ड जोसेफ लास्की, ये सही हो जाएगा। अधिकार होते क्या हैं? जो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाले कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जिससे कि उस व्यक्ति का, यानी कि सभी व्यक्तियों का आत्म विकास में सहायता मिले। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है राज्य निर्माण करता है, वही जो है अधिकार होते हैं। तो ये हेरोल्ड जोसेफ लास्की एक जो है, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, विपर्याय ये कथन जो है आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। तो आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का विरोधी है।
तो वी पर्याय आता है तो परेशान नहीं होना है। ये कथन है, किसका है? सीले का है। तो इसको विरोधी भी इसका मतलब होता है, ठीक है। विपर्याय का मतलब विरोधी, तो स्वतंत्रता अतिशय शासन का विरोधी है। चलिए आगे देखेंगे, ये रह गया था तो अभी ये मुझे याद आया। आगे देखेंगे, यहाँ तक देख लिया हमने, अभी इधर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, या हेगल ने कहा, या हॉब्स ने कहा? तो ये जो है कहने वाले अरस्तु महोदय हैं कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। या फिर इसका उल्टा करके देख लेते हैं कि असमानता प्राकृतिक है, यानी कि ये जो असमानता है उसको इन्होंने स्वीकार किया था कि जो असमानता है समाज में, व्यक्तियों के बीच में, तो वो प्राकृतिक है। और अरस्तु ने जो है 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है इन्होंने, आनुपातिक समानता, निरपेक्ष समानता। तो अरस्तु ने क्या किया है? 2 समानता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है? एक तो आनुपातिक है, जिस रेशियो में व्यक्ति अपना योगदान देगा उसी रेशियो में जो है राज्य व्यक्ति को पद एवं सोपान देगा। और दूसरा है निरपेक्ष, ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया निरपेक्ष। निरपेक्ष ये जो 2 तरह की स्वतंत्रता समानता की ये बात करते हैं। और अरस्तु ने दास को प्राकृतिक माना है, वही बात आ गई, देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दास को प्राकृतिक माना है, प्राकृतिक माना है, ठीक है। ये बोलते हैं कि कुछ लोग मतलब जन्म से ही ऐसे होते हैं कि उनकी बुद्धि उतना जो है नहीं होती है और वो मालिक के साथ रह करके सीखते हैं। तो इसमें यानी कि दास होना दोनों के लिए फ़ायदा, दास के लिए फ़ायदा क्योंकि वो मालिक से कुछ गुण सीख रहा है, और मालिक के लिए फ़ायदा क्योंकि उसको जब दास सारे काम कर लेता है तो उसको जो है टाइम मिल जाता है कुछ वैल्यूएबल काम करने के, यानी कि जिस चीज़ में उसकी स्किल है वो काम करने के लिए उसको टाइम मिलता है। अरस्तु महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों व दासों को नागरिक नहीं मानते थे, ठीक है। कौन कौन से? महिला, बच्चों, बूढ़ों, दासों, इन सबको जो है क्या नहीं, नागरिक नहीं मानते थे। इन सबको जो है नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा था। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी अरस्तु सही हो जाएगा। इन्होंने जो है समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय माना है। आगे है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? टी.एच. ग्रीन, J.S. मिल, G.D.H. कोल या H.J. लास्की? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, ये किसने बोला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, आपको यूनिट 1 और 2 में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को डील करना पड़ेगा, कथन जो हैं आएंगे और आपको वहाँ उनसे डील करना पड़ेगा। तो ये कहने वाले G.D.H. कोल हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है या एक भ्रम है। G.D.H. कोल ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कभी कभी ये सेंटेंस कैसे आता है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है, एक कपोल कल्पना है, ऐसे भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस से हमने कोल को कपोल से रिलेट कर दिया। कोल कपोल थोड़ा सा राइम बन रहा है, हमने कोल और कपोल को रिलेट कर दिया है, और जहाँ भी मुझे दिखता है तो बस हाँ ये इसी जो है G.H. कोल से संबंधित है। तो कभी कपोल आ जाएगा, कभी मिथक आ जाएगा, बट आपको कपोल से इसको रिलेट कर दो और हमेशा याद रखो G.D.H. कोल कपोल कल्पना के बारे में बात करते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है या मिथक है या मिथ्या है। तो G.D.H. कोल। चलिए देखेंगे आगे। जबकि H.J. लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता ना प्राप्त हो। तो ये बोलते हैं। और चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है? तो किसने माना है? लॉर्ड एक्टन ने माना है, मैकाइवर ने माना है, डी टॉकविले ने माना है, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं माना है? किसने माना है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का अनुपूरक?
तो एक दूसरे का स्वतंत्रता और समानता का एक दूसरे का अनुपूरक जो मानने वाले हैं ये मैकाइवर महोदय हैं। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैकाइवर ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर लास्की होता, मैकाइवर नहीं होता, तो आप लास्की पर भी टिक जो है कर सकते हैं। लास्की, ये मैकाइवर, लास्की, ग्रीन, ये सब क्या है कि ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। और इसके विपरीत जो लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले हैं, तो ये दो फेमस हैं। उसके अलावा बेंथम, जे.एस. मिल, आइजा बर्लिन, फ्रीडमैन, स्पेंसर, ये सभी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध कौन है, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, ये दो काफ़ी फेमस हैं। लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले ये दोनों क्या हैं, विरोधी, स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है, लॉर्ड एक्टन का है, टी.एच. ग्रीन का है, एच.जे. लास्की का है, ई. पार्कर का है। तो अभी हमने कई बार इसको रिपीट कर लिया है कि लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले जो हैं स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। तो ये जो लॉर्ड एक्टन है इनका बहुत ही फेमस कथन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण ये जो समानता की आशा ही व्यर्थ है। समानता की आशा ही व्यर्थ है, ये इनका बहुत ही फेमस कथन है। तो इसमें आपकी पॉइंट बना लीजिए कि उत्कृष्ट अभिलाषा एक्टन से कर लीजिए। और अगर हम ये जो दूसरे फेमस हैं, डी टॉकविले, ये भी बहुत फेमस हैं। ये भी जो है एक दूसरे का स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का जो है विरोधी बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इनका एक कथन बहुत फेमस है, लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा होगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये डी टॉकविले का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। और जो ये लास्की और मैकाइवर हैं ये स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का अनुपूरक या पूरक मानते हैं, ठीक है। और एक आरिस्टानी का इसमें बहुत फेमस कथन है, ये भी बार बार आता है, समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी ना होकर उसके लिए सहायक है, ठीक है। ये आरिस्टानी, समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए सहायक होती है, तो ये आरिस्टानी के द्वारा कहा गया है। तो ये 2-3 सेंटेंस है जो बार बार रिपीटेडली जो है एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ समझिए कि हम उतनी देर से स्वतंत्रता समानता लगाए पड़े हैं और हमने इस पर तो बात ही नहीं की कि स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। तो स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, दो दृष्टिकोण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। पहला कौन सा है? नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये जो दो दृष्टिकोण हैं और इसमें जो नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, और जो सकारात्मक हैं वो कहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो नकारात्मक दृष्टिकोण में कौन कौन से, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले मेन है, ये आ जाएंगे, बाकी हमने बात कर ली है और जो भी थे, लेकिन ये दो मेन है, इनको याद रखना है और इनकी दोनों की जो कथन है वो भी याद रखना है, हमने अभी भी उस पर भी बात कर ली है। और सकारात्मक दृष्टिकोण के कौन कौन से जो हैं, जो ये स्वतंत्रता और समानता का सकारात्मक दृष्टिकोण है तो इसके कौन कौन से समर्थक हैं, हमने उस पर भी बात कर ली है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, आपको नहीं बताया था कि ये स्वतंत्रता और समानता में इतने सारे जो स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं,
विचारकों के बीच में। कुछ लोग नकारात्मक दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं और कुछ लोग सकारात्मक को फॉलो करते हैं। आई थिंक अब जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो डी टॉकविले या एफ ए हेयक या आरिस्टानी या आई बर्लिन। तो यहाँ पर पूरक की बात हो रही है और अभी अभी हमने एस्टानी की जो है बात की थी। आरिस्टानी की उनका कथन था समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर उसके लिए सहायक होती है। तो ये आरिस्टानी का कथन है, इसमें साफ साफ ये बात निकल के आ रही है कि स्वतंत्रता और समानता को क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि हम आइजा बर्लिन की बात कर लें तो ये बर्लिन जो है ना, स्वतंत्रता को इन्होंने दो घटकों में विभाजित किया था। किसको? स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो है किसने जो है स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित किया है? तो बर्लिन ने, आइजा बर्लिन ने नकारात्मक एवं सकारात्मक दो घटकों में स्वतंत्रता को विभाजित किया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि किसने कहा था हे ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, एम के गांधी ने, जेफरसन ने या एडम स्मिथ ने? तो अभी अभी हमने बात की थी कि जो जेफरसन थे इन्होंने ये सेंटेंस बोला है और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने जेफरसन महोदय। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? मैग्ना कार्टा ने, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र या मनुष्य और नागरिकों के अधिकार का फ्रेंच घोषणा पत्र या मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र? किसने किया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो 1976 में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र में ये घोषित किया गया था कि सभी व्यक्ति जो हैं समान रूप से निर्मित हैं और ये किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये लिखा किसके द्वारा गया था? थॉमस जेफरसन, और यही फिर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? प्राकृतिक अवस्था से, आर्थिक समानता से, अज्ञानता का आवरण, स्वहित। तो किससे जो है प्रभावित हैं? तो यहाँ पर अज्ञानता का आवरण। सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि ये अज्ञानता का आवरण है क्या। अज्ञानता का आवरण ये होता है कि जब जिस व्यक्ति को मतलब न्याय बनाना है, ये रॉल्स ऐसी मतलब अपने में संकल्पना कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति न्याय बनाने के लिए बैठे जो बिल्कुल किसी का पक्षपात ना ले और वो अपने आप को समझे कि मैं जिस सोसाइटी के लिए कानून बना रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं जब कानून बना दूंगा तो उस सोसाइटी में जितने वर्ग हैं, जितने समाज हैं, जितने तबके हैं, तो कौन से वर्ग कौन से तबके में जाकर के मैं पढ़ूंगा, यानी कि किस में जाकर के मैं लाई करूंगा, किस में जाकर के किस वर्ग के अंतर्गत मैं वहाँ पर इंक्लूड हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति जब अगर न्याय बनाएगा तो क्या बनाएगा कि सभी वर्गों की चिंता करेगा, सभी वर्गों के लिए हित को ध्यान में रखते हुए वो न्याय बनाएगा, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता है कि न्याय बना के जब वो इस सोसाइटी में जाएगा तो किस वर्ग के अंतर्गत वो रखा जाएगा, किस तबके में उसका जो है वो खुद इंक्लूड होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि व्यक्ति जो है सभी के लिए, जितने भी वर्ग, जितने भी तबके, सभी के लिए एक अच्छे से अच्छा जो है सुविधाजनक चीज़ों को वहाँ पर इवॉल्व करने की कोशिश करेगा, यानी कि सबको समानता के उस पर रखेगा और सबके हित की बात सोचेगा। तो इसी बोलते हैं अज्ञानता का आवरण, यानी कि हमें पता ही ना हो कि हम जिस सोसाइटी के लिए नियम कानून बना रहे हैं तो वहाँ पर हम जाकर के कहाँ किस तबके में आएंगे। तो ये होता है अज्ञानता का आवरण। तो ये जो रॉल्स की पुस्तक है कौन सी, जस्टिस ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, फेमस है, ए जस्टिस ऑफ थ्योरी, ये इनकी पुस्तक है और इसी में जो है इन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार दिए हैं। जो रॉल्स का न्याय है ये क्या है कि ये एक जो कांट का आदर्शवादी सिद्धांत है इससे प्रभावित है।
इनका जो न्याय है रॉल्स का, तो आदर्शवादी सिद्धांत से प्रभावित है। न्याय की बात आई है तो हम न्याय पर देखेंगे कि जो है न्याय प्राचीन काल में कैसा था। प्राचीन काल में जो नैतिक न्याय थे इनका बोलबाला था। प्राचीन काल में जो नैतिक न्याय थे इनका बोलबाला था। फिर आधुनिक काल में अगर हम बात करें कि आधुनिक काल में कौन से न्याय का बोलबाला हुआ, तो इसमें कानूनी न्याय आ गए, कानूनी न्याय आ गए, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें कौन से न्याय आए हैं, सामाजिक न्याय का बोलबाला है। सामाजिक न्याय का बोलबाला है। और सामाजिक न्याय में जो वंचित वर्ग के हितों की रक्षा की जाती है, यही जो है आजकल प्रचलित है। न्याय की बात करें तो आज जो है न्याय के 3 मापदंड, न्याय के जो है 3 मापदंड हैं। कौन कौन से हैं? 3 मापदंड हैं, कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, समानता है, फिर क्या है, योग्यता है, ठीक है, फिर क्या है, आवश्यकता है। इनके आधार पर न्याय की बात की जाती है। इनके आधार पर जो है न्याय की बात की जाती है। समानता, योग्यता और योग्यता। न्याय से संबंधित जो है संत ऑगस्टाइन के अनुसार काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट कथन है, न्याय के अभाव में जो राज्य है डाकुओं का झुंड बन जाता है। इसको मैंने करवा भी रखा है कल के सेशन में, कल या परसों। और थेसिमेकस भी इसी तरह है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तो ये सभी न्याय से संबंधित जो हैं परिभाषाएं हैं, इनके जो कथन है मेन। और जो ये रॉल्स का न्याय है, रॉल्स के न्याय की मुख्य बात क्या है, ये मानते हैं कि न्याय की जो मुख्य समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण से है। यानी कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो जाए तो न्याय जो है स्थापित हो जाएगा। और रॉल्स ने इसे क्या कहा है कि विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। रॉल्स ने क्या है, विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने न्याय संबंधी अपने विचार दिए हैं। और जो अज्ञानता का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस ऐसे भी आ जाता है, ये इंग्लिश का वर्ड है, वैसे कम ही आएगा, अज्ञानता का आवरण ही आएगा हिंदी में। तो ये जो है इसका भी इन्होंने रॉल्स ने प्रतिपादन इसका भी बताया है। रॉल्स ने 2 प्रकार के जो है मूल जो है सिद्धांतों की बात की है अपने न्याय के बारे में। इन्होंने कहा है कि ऐसी व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता मिले सभी व्यक्तियों की जो एक दूसरे से निभ सके, यानी कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और दूसरा जो है सामाजिक आर्थिक विषमता के क्रम में इसको जो है जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति है उसको जो है अधिकतम लाभ मिल सके, ऐसा बोला है इन्होंने। तो इनकी जो है 2 सिद्धांत हैं, सभी को समान स्वतंत्रता हो, दूसरे में क्या है कि जो न्यूनतम, दूसरे में 2 खंड हैं, जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति है उसको अधिकतम लाभ मिल सके। और खंड इसका खा क्या है दूसरे का कि सभी को अवसर की समान समानता प्राप्त हो। तो ये जो है जो पहला सिद्धांत है उसमें एक ही है, और जो दूसरा सिद्धांत है उसमें 2 खंड हैं, का और खा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो न्याय के विविध रूप भी होते हैं, कौन कौन से, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय और प्राकृतिक न्याय। तो ये सभी जो न्याय हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, पीजीटी पे लेवल पे पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपने पढ़े होंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर इतना जो है डिटेल नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो न्याय होते हैं, प्रक्रियात्मक न्याय हम आपको बता देंगे, ये जो है उदारवाद से संबंधित है। और इस न्याय के समर्थक कौन कौन से हैं, इस न्याय के समर्थक पहले देख लेते हैं। ये मानते हैं कि जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनको जो है इनकी आवंटन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं ये। और ये प्रक्रियात्मक न्याय है बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। समर्थक कौन कौन से हैं, हेयक, मिल्टन, फ्रीडमैन, जॉन रॉल्स आदि जो है इसके समर्थक माने जाते हैं। कानूनी न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय जब न्याय जो है कानून के अनुसार हो, जो वहाँ पर कानून है उसके अनुसार न्याय मिले उसे कानूनी न्याय बोलते हैं। राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में जो है, जैसे एक प्रकार से यहाँ पर जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें भागीदारी का एक प्रकार से बात की जाती है, जैसे कि वोट देना, वोट पाना, ये सारी चीज़ें हैं। और रॉल्स ने क्या है कि सभी की भागीदारी को है समर्थन किया है। वयस्क मताधिकार जो है राजनीतिक न्याय का आधार है।
और सरकार की शक्ति क्या होती है? सरकार की शक्ति जनता की सहमति, सरकार की शक्ति में जो है जनता की सहमति आवश्यक होती है। जो आर्थिक न्याय है ये जो आंदोलन हुए हैं सामाजिक, इसका जो है परिणाम है और ये मार्क्सवाद से संबंधित है। वही है, मार्क्स कहते हैं कि जो साधन है, उत्पादन के साधन, इन पे सबका साझा नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। सामाजिक न्याय में बात की जाती है कि जो है जात, धर्म, लिंग, इन सब के बिना जो है बिना भेदभाव के जो है सभी को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये सामाजिक न्याय हो गया। और प्रक्रियात्मक न्याय हमने आपको बता दिया। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है अज्ञानता का आवरण जो है ये सही हो जाएगा रॉल्स के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता को 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी? किसने लिखी? थॉमस जेफरसन ने, वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंकलिन पियर्स ने या जैकरी टेलर ने? ऑप्शन है यहाँ पर थॉमस जेफरसन, हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी विस्तृत होगी? तो यहाँ पर है जॉन लॉक, रूसो और जेरमी बेंथम और यसाया बर्लिन। तो सबसे पहले तो ये ठीक करते हैं, मिसप्रिंट है आइजिया बर्लिन यहाँ पर हो जाएगा। तो किसने जो है ये कहा है? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, आइजिया बर्लिन ने कहा है। और इन्होंने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसी में इन्होंने स्वतंत्रता और नकारात्मक और सकारात्मक जो है दृष्टिकोण का ये उल्लेख किया है इन्होंने। अभी हमने बात की थी कि दो घटकों में इन्होंने विभाजित किया था। तो और ये जो है नकारात्मक दृष्टिकोण को ज़्यादा प्रमुखता प्रदान करते हैं और कहते हैं कि राज्य का काम है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करे, यानी कि व्यक्ति को निर्बाध रूप से कार्य करने का चयन होना चाहिए। तो ये मानते हैं, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के ये पक्षधर हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। या राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं अनुपस्थित पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं व उपस्थित पर भी निर्भर करती है। आगे है न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक समानता अर्थहीन हो सकती है। और डी है कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। तो इसमें जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कुछ जो वो नियम जो लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन हो, ऐसे अधिकार, यानी कि राजनीतिक समानता का अर्थ है उन अधिकारों से जो लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन हो। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समानता वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो एंजल्स ने दिया है। एंजल्स दर्शन या रोजा लग्जमबर्ग दर्शन या मार्टिन लूथर किंग दर्शन या मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन? तो देखिए यहाँ पर ऐसे घूमे हुए जो है सेंटेंस वाले और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान देना है, शब्दों को पकड़ना है। वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति की बात कौन करता है? तो मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। इसी में आके आप टिक कर देंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि देखिए आपने इतना पकड़ लिया, जो कीवर्ड्स हैं वो पकड़ लीजिए, वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ए है, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। या इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है।
सी है, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। और डी है, यह मानता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। तो कौन है कि जो अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो निर्देशात्मक सिद्धांत है ये राज्य को सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है और ये सिद्धांत जो है ये राज्य को परंपरागत एवं इतिहास की उपज मानता है। और ये क्या मानता है कि राज्य से हमेशा जन कल्याण की जो है अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक समानता का निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का अभाव, कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त करना, अवसरों की उपलब्धता, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव। तो सकारात्मक समानता की हमने बात की है, अभी हम जो है बात करके आए हैं। तो सकारात्मक समानता क्या होता है कि अवसरों की उपलब्धता, यानी कि सबको, जितने समाज के वर्ग के लोग हैं इन सभी को समान अवसर उपलब्ध किए जाएं। तो अवसरों की उपलब्धता ही सकारात्मक समानता यानी कि समानता जो है ये मानी जाती है। सकारात्मक समानता के अंतर्गत ये सबसे मेन पॉइंट है, अवसरों की उपलब्धता। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देख लेते हैं, कोड बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? एक है, व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो रही है। व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति को जो उसके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए और उसकी स्वायत्तता से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। यह राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है। इसकी शक्तियाँ इसके कार्यों के अनुपात में हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो ऑप्शन क्या क्या है। केवल एक है, 1 2 3 है, केवल 3 है या केवल 2 है। तो इसमें जो है सेंटेंस सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 2 और 3। क्योंकि जो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत जो सामाजिक हित में राज्य को हस्तक्षेप, जो राज्य का हस्तक्षेप है वो स्वीकार किया गया है ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का समुचित रूप से इस्तेमाल करने का मौका मिले। अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो कुछ जो है अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करेंगे। तो ये है। और अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे प्रमुख प्रवक्ता की बात करें, सकारात्मक स्वतंत्रता के जो सबसे प्रमुख प्रवक्ता हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता, तो ये लास्की हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। प्रमुख प्रवक्ता कौन है? लास्की हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के, नकारात्मक स्वतंत्रता के मिल महोदय हैं। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता या राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता? तो अभी हम समानता पे बात करके आए हैं। कौन सी समानता जो का उदाहरण है? यहाँ पर जो है सामाजिक समानता, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कौन सा? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय क्या होता है कि ये समाज की उस अवस्था से है जिसके अंतर्गत समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो और जो समाज के जितने भी लोग हैं यानी कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, इन सभी को गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का और सामाजिक निर्णयों में उनकी सहभागिता हो। ये सब चीज़ें जो हैं किसके? सामाजिक समानता के जो है लक्षण हैं, मेन लक्षण यही होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? तो कौन है? स्टीफन बार्कर हैं, टी.एच. ग्रीन है, विलियम मेटलैंड है या जॉन रॉल्स हैं? कौन है सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी सही होगा, जॉन रॉल्स। अभी हमने जॉन रॉल्स के बारे में बात की थी। जॉन रॉल्स ने जो है न्याय के क्षेत्र में संविदा सिद्धांत का सहारा लिया, यानी कि न्याय जो है न्याय सिद्धांत का विकास करने के लिए
संविदा सिद्धांत का इन्होंने सहारा लिया, यानी कि सामाजिक समझौता जो है उसका सहारा लिया है न्याय के क्षेत्र में। और रॉल्स ने क्या है, वितरणात्मक न्याय का संबंध जो है प्रक्रियात्मक न्याय से है। जो रॉल्स का वितरणात्मक न्याय है तो ये किस प्रक्रियात्मक है, यानी कि जो है मूलभूत वस्तुएं हैं इन सबका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, तो प्रक्रियात्मक न्याय से है। वो अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत बोला है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि रॉल्स का न्याय कैसा है, तो शुद्ध आ जाएगा या फिर विशुद्ध आ जाएगा। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। वितरणात्मक भी आता है, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप चूज करेंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ये आप चूज करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या है, रॉल्स ने जो ये प्रक्रियात्मक तथा वितरणात्मक न्याय के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इसलिए सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है, ये रॉल्स बने हैं। और ये अपने इस न्याय का जो है वर्णन इन्होंने किस में किया है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया है, जिसकी हमने अभी पहले बात की थी। क्या, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी पुस्तक है। तो इसी में जो है इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। तो जो जस्टिस शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, लेकिन लैटिन शब्द का जो कौन सा शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा शब्द है लैटिन शब्द जिससे ये लिया गया है। गुनगेटे और जस्टिनियम, जुडिकेचर या जस्टिस, किससे जो है ये लिया गया है। तो जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के ये जुंगेरे और जस, ऑप्शन ए जुंगेरे होगा यहाँ पर, जुंगेरे और जस से लिया गया है। और इसका आशय होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके। तो क्या है, इसका आशय क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति का विकास हो सके, ठीक है। इसी में कभी क्वेश्चन पूछता है कि जस्टिस शब्द क्या है, ये जस्टिस शब्द जो है किससे निकला है। तो ऑप्शन वहाँ पर जस होता है और ऑप्शन नहीं होता तो जस। तो जस्टिस शब्द इसको ऐसे समझ लेते हैं, जस्टिस शब्द जो है जस से निकला है, जस से निकला है। और ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे कि यहाँ जुंगेरे और जस दिया गया है, तो जस जो है जस्टिस शब्द किससे, जस से निकला है। और ये इसका मतलब क्या है, और यह कभी दे देगा कि जो है क्या है कि जस्टिसिया शब्द, यानी कि ये जो है जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। तो न्याय अथवा, न्याय तो क्या हो गया, हिंदी हो गया, और इंग्लिश उसका जो है इंग्लिश वर्जन हो गया जस्टिस। और जस्टिस की उत्पत्ति क्या है, किससे हुई, जस्टिसिया से। ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ध्यान रखने हैं, जस्टिसिया, ठीक है, जस्टिसिया से हुई है। तो अगर जो ऑप्शन हो उस पर टिक करना है कि जस्टिस शब्द की उपज किससे हुई है। तो ये जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। और जस्टिस शब्द निकला किससे है, तो जस से निकला है। जस अगर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो जस से निकला है, यहाँ पर उत्पत्ति पूछेगा तो। और यहाँ पर कभी कह देगा कि जस्टिस शब्द लैटिन शब्द किसके, जुंगेरे और जस से निकला है। तो ये देख लीजिए, ये तीन वर्ड हैं, तीन ऑप्शन हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों ही याद रखने हैं, जुंगेरे और जस, और सिर्फ जस, जस्टिसिया, और ये सभी जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त सभी हैं। अभी हमने बात की, इसको मैं शायद नहीं, ये पॉइंट नहीं बताया है कि जो न्याय, ये रॉल्स हैं, रॉल्स महोदय ने न्याय को समाज का प्रथम सद्गुण माना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन अलग से भी आता है कि जो है न्याय ने किसको जो है प्रथम सद्गुण माना है, तो न्याय को समाज का प्रथम सद्गुण माना है। ये भी सही है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता इनके जो है सिद्धांत में है, न्याय के सिद्धांत में, तो वो हमने अभी डिस्कस किया।
और सामाजिक न्याय से तो ये सरोकार रखता ही है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अगर हम वितरणात्मक न्याय की बात करें, जो कि रॉल्स का भी एक लक्षण है न्याय का, तो लेकिन ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? अरस्तु हैं। तो जो वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रख लिए कि वितरणात्मक न्याय, सीधे सीधा लिख लेते हैं सेंटेंस में, का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने? अरस्तु ने किया। और इन्होंने कैसे किया कि जिस रेशियो में हमने बात की कि व्यक्ति जो है अपना योगदान राज्य के कार्यों में देगा, उसी रेशियो में राज्य उसको सम्मान और अन्य चीज़ें देगा, पद, सम्मान, अन्य चीज़ें देगा। तो मतलब यहाँ जो है लाभ का जो है बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ऐसा अरस्तु को मानना है। अर्थात इन्होंने योग्यता को जो है इन्होंने योग्यता को आधार बनाया है अपने न्याय का, कि जिस रेशियो में व्यक्ति कार्य करे और जिसमें उसकी क्षमता, स्किल्स हो, उसी आधार पर उसको जो है लाभ और पद, सोपान, ये सब मिलने चाहिए। तो योग्यता जो इनका वितरणात्मक न्याय है, इसका आधार योग्यता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अगला प्रश्न। काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, आप इसको स्पीड में डाल के सुनेंगे तो हाफ टाइम लगेगा, लेकिन सारा जो है सुनना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे ये आपका रिवीजन हो रहा है। तो रॉल्स का न्याय की धारणा क्या है? समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी है या उदारवादी है? क्यों? ये जो है ऑप्शन डी है, उदारवादी है। क्यों है? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जो उदारवाद की परिधि है, परिधि में समानता तथा नैतिक आयाम जोड़ दिया है इन्होंने, और एक नई परिकल्पना जो है प्रस्तुत की है। तो ये क्या है? उदारवादी में ही आता है। ठीक है, इससे क्या है? उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है। तो क्या? उदार समता, कभी ऐसे भी पूछ सकता है, उदार समतावादी परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना भी कहा जाता है। तो अगर इतना लंबा ना देकर के सिर्फ उदारवादी बोलता है तो उदारवादी पे टिक करना है आपको कि रॉल्स की न्याय की धारणा कैसी है, तो उदारवादी है। और पूरा अगर देखा तो उदार समतावादी परिकल्पना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया? किसका है? सामाजिक समानता का, नागरिक समानता का, प्राकृतिक समानता का या राजनीतिक समानता का? तो ये देखिए, ये सेंटेंस है, आपको इसका अर्थ बताना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया। ये जो है किस प्रकार के ये समानता से संबंधित है? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक समानता। क्योंकि प्राकृतिक समानता से यही मतलब है कि मनुष्य जो है जन्मजात समान होता है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। जो असमानता है वो कृत्रिम है और समाज की देन है, ऐसा ये मानता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, मार्क्स ने कहा या ग्रामसी ने कहा? तो ये अरस्तु महोदय ने कहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जिस अनुपात में मनुष्य जो है समाज में योगदान करता, उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है अरस्तु के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो रही है बाहरी बाधाओं का अभाव, विधि की बाध्यताओं का अभाव, गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता या विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो विकल्प चयन की स्वतंत्रता, यही सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक बात करें तो रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, ये मैकफर्सन, ये सभी जो हैं इसमें। और रूसो ने क्या किया है कि इन्होंने अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही इन्होंने स्वतंत्रता माना है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के इन्होंने समर्थन किया है। जो तात्विक इच्छा है यानी कि जो रियल विल है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। और जो अमर्त्य सेन हैं तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्वतंत्रता का आशय इनके अनुसार क्या है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता है। और हेगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का जो पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो सबके अलग अलग हैं कि राज्य की आज्ञा जो है पालन करना ही स्वतंत्रता है। लेकिन ये सब क्या है कि ये मानते हैं कि एक जो है
कुछ हद तक जो है वहाँ पर प्रतिबंध होंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि प्रतिबंध होंगे, उचित प्रतिबंध लगेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? किसने कहा है? बेंथम ने कहा है, लॉक ने कहा है, कांट ने कहा है या सीले ने कहा है? किसने कहा है कि स्वतंत्रता जो है समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? ये कथन जो है सीले महोदय ने कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है? रूसो ने कहा है, मिल ने कहा है या लास्की ने कहा है या लॉर्ड एक्टन ने कहा है? किसने कहा है ये? तो ये जो है लॉर्ड एक्टन द्वारा कहा गया है। अभी अभी हमने बात की थी कि स्वतंत्रता की जो है उत्कृष्ट अभिलाषा, वो सेंटेंस हमने लिया था। ये भी अभी है वही है, समानता के लिए तीव्र इच्छा स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर देती है। इनका एक और है, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। ये भी लॉर्ड एक्टन से जो है संबंधित है। क्या है? निरंतर जागरूकता किसका? स्वतंत्रता का मूल्य है। स्वतंत्रता का मूल्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार, वैदिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या बाइबल में उल्लिखित अधिकार? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार। कैसे ए होगा? क्योंकि जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियाँ थीं, इनका मुख्य आधार क्या था? यही नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार की रक्षा थी। इन क्रांतियों का आधार ही यही था कि नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार जो हैं उनकी रक्षा हो। और दोनों देशों ने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो प्राकृतिक अधिकार के लिए इन दोनों देशों में क्रांतियाँ हुई। तो प्राकृतिक अधिकार का इन्होंने समर्थन किया है, इस अवधारणा का। आगे देखेंगे, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो कानून की शक्ति है, नैतिकता की शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति है या नीति शास्त्र की शक्ति है? किसकी है? तो यहाँ पर जो है वैधानिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, आपको ये पता है। चलिए आगे देखेंगे हम, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज सामान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? टी.एच. ग्रीन ने, बोसांके ने, एस. जेलास्की ने, लॉक ने? किसने कहा? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है पूछा जाता है इसको। ऑप्शन बी बोसांके यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। यह कथन किसका है? तो छोटा कर लेते हैं, मेजनी, लास्की, वॉल्टेयर या जॉन मिल्टन? तो ये कथन जो है लास्की का है। लास्की जो ये टॉकविले और लॉर्ड एक्टन है, इनके जो नकारात्मक दृष्टिकोण का है, स्वतंत्रता समानता संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए ये कथन कहते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला है, जीवन स्वतंत्रता सुखानुसरण तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकारों के संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का? किसका है ये जो है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण? ये किसका है? तो ये है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस घोषणा पत्र के अनुसार सभी जो हैं जन्म से समान हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र, यूएन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र या भारतीय संविधान? कहाँ से इसको जो है लिया गया है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र। तो ये मानव और नागरिक के अधिकारों का जो घोषणा पत्र था, ये इमैनुअल जोसेफ सेमस ने तैयार किया था। और जो थॉमस जेफरसन थे, अमेरिका के जेफरसन, इनके जो है इनसे क्या किया था, परामर्श लेकर के, और तब इन्होंने इस घोषणा पत्र को तैयार किया था। तो ये है फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र से संबंधित ये कथन है कि मानव जो है स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र ही रहेगा।
तो ये फ्रांसीसी मानवाधिकार से संबंधित है। जबकि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण जो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से संबंधित है। आगे देखेंगे एडमंड बर्ग किस सिद्धांत के समर्थक हैं? नैसर्गिक, ऐतिहासिक, कानूनी और नैतिक अधिकार। तो हमने शुरू में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये ऐतिहासिक अधिकार से संबंधित है और इसको रूढ़िवादी अधिकार भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? बेंथम, डायसी, लास्की या ऑस्टिन। तो ये जो है अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। तो यहीं से समझ लीजिए ये जो है बेंथम का कथन है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बेंथम थे वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है और उसी का समर्थन करते हुए इन्होंने ये बात कही है। और ये प्राकृतिक अधिकारों के घोर विरोधी थे। ठीक है, ये सब बातें इनके संबंधित हैं। चलिए देखेंगे हम आगे देखेंगे हम। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो ये किसने कहा है? अरस्तु, जॉन रॉल्स, बार्कर, डायसी। किसने कहा है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया है। और जॉन रॉल्स का जो अगर देखें कि इनका न्याय कैसा है, तो इनका न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में जो बेसिक अधिकार हैं, ये अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर हैं और सामाजिक परिस्थितियां हैं, ये कैसी हैं। तो यही सब चीज़ों का जो है इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द इनका न्याय का सिद्धांत घूमता है। आगे देखेंगे हम कि न्याय निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? किसने? वी.एफ. स्किनर ने, डेविड ईस्टन ने, लियोनार्ड वाइट ने या सूमा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी.एफ. स्किनर सही हो जाएगा। और देखिए इतनी डेप्थ में आपके क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध व्यवहारवादी विचारक बी.एफ. स्किनर हैं, ये अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणा से जोड़ा है। किससे? इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणा से जोड़ा है। किस चीज़ को? मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को। बी.एफ. स्किनर। चलिए आगे देखेंगे हम। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? नैतिक है, प्राकृतिक है, ऐतिहासिक है और कानूनी है। शायद इसको हम दोबारा कर रहे हैं क्या कि अधिकार संबंधी सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना जो है प्राकृतिक है। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है प्राकृतिक अधिकार में क्या होता है कि सबसे पहले जो है व्यक्ति को है जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य के अस्तित्व से पहले ही ये अधिकार जो है मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हैं लॉक जो है इसके प्रतिपादक हैं। और इन्होंने 3 जो प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। यह है संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिया है? महत्व दिया है। देखेंगे हम अगला। और ऐतिहासिक अधिकार एडमंड बर्ग हैं, है ना। नैतिक के कांट हैं, कानूनी के बेंथम हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने डिस्कस कर ही ली हैं, आपको अब पता है। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। जो अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत है ये किस पे महत्व देता है? सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को या शारीरिक विकास को। जब हम अधिकार आदर्शवादी पढ़ रहे थे अधिकार, तो हमने इस बात पे डिस्कस किया था, थोड़ा सा ही बताया था, लेकिन मेन पॉइंट हमने बता दिए थे कि जो अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत है वो आंतरिक विकास को जो है महत्व देता है, मनुष्य के आंतरिक विकास को महत्व देता है। हमने ये बात डिस्कस की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम। राजनीतिक अधिकारों में से किससे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित करना या काम पाना। तो इसमें जो है काम पाना ये बिल्कुल अलग से दिख रहा है, ये राजनीतिक अधिकारों में नहीं आएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो रहा है। काम पाना। काम पाना क्या है? काम पाना मौलिक अधिकार है। और जो मतदान करना, किसी पद हेतु निर्वाचित होना, सरकार का विरोध करना, ये सब राजनीतिक अधिकार हैं।
और जो मतदान करना है, मतदान, तो ये क्या है, ये देखो दो हैं, निर्वाचित होना, ये मतदान करना जो है और निर्वाचित होना, ये वैधानिक अधिकार भी हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार तो हैं ही। मतदान क्या है, इसको देख लेते हैं। ये राजनीतिक प्लस वैधानिक अधिकार है। ठीक है, राजनीतिक प्लस वैधानिक अधिकार है, दो तरह से होते हैं। और निर्वाचित करना भी जो है दो तरह का अधिकार, ये राजनीतिक प्लस वैधानिक ये भी होता है। तो निर्वाचित होना, करना वही बात होगी, आप मतदान देंगे तो करने वाले हो जाएंगे। और अगर निर्वाचित होना यहाँ पे कर लो, चलो होना कर लेते हैं, निर्वाचित होना भी तो राजनीतिक प्लस वैधानिक है। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। और सरकार का विरोध करना क्या है, ये जो है राजनीतिक अधिकार है। ऐसी बात आ जाती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में कौन कौन से आएंगे, तो दिया होगा मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों की जो है क्या करना, आलोचना करना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो मतदान करना आ जाएगा, सरकार की नीतियों की आप जो है आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन विचरण की स्वतंत्रता जो इसमें दे दी गई है, तो विचरण की स्वतंत्रता क्या होती है, जो विचरण की स्वतंत्रता अगर ऑप्शन आ गया तो इसको ध्यान दीजिए। ये विचरण की स्वतंत्रता स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है। एक ये मौलिक अधिकार है जो 19 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पर कौन क्या है। विचरण की स्वतंत्रता अगर ऐसा कुछ 19 जो मौलिक अधिकार का 19 है उसमें से कोई भी अगर डाल देता है, कोई भी उठा करके, प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के ही अंदर आती है, तो ये सब क्या है, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकारों पर वर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। वर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था, किस बात पर केंद्रित नहीं था, अधिकारों के संदर्भगत या सार्वभौमिक होने पर, अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने पर, अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने पर, अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। तो जो अधिकारों पर ये वर्क पेन विवाद था, वर्क पेन विवाद था, तो यहाँ पर जो है अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर, अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर जो है ये इससे जो है नहीं क्या नहीं था, केंद्रित नहीं था। चलिए आगे देखेंगे हम। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। या किसने कहा है, वाइल्ड ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या फिर कहा है लास्की ने। तो अपने अधिकारों का जो है पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। तो ये जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। तो विधिक सामर्थ्य हमने इसकी बात की थी, किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है, नैतिक अधिकार को, नागरिक अधिकार को, राजनीतिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को। ऑप्शन ए नैतिक अधिकार हो जाएगा यहाँ पर सही। और नैतिक अधिकार को जो है विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। नैतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भावना पर आधारित होते हैं, यानी कि मनुष्यों के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनके पीछे जो है इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है किसे है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे है, लॉक को है, पाउंड को है, ऑस्टिन को है, या ग्रोशियस को है, किसको है, ये ऑस्टिन महोदय हैं। और इसके समर्थक अगर हम बात करें तो जो है हॉब्स हो जाएंगे, ऑस्टिन, हालैंड, सालमेंट जो है सालमेंट, इसके सब जो है समर्थक हैं। और ये प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत क्या है, एक सिद्धांत है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत जो है ये। चलिए आगे देखेंगे हम। निम्न में से कौन इस विचार का है, ये विचार दिया है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है, किसने कहा, लास्की, पॉपर, सीले या बार्कर। तो स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है, तो ये बार्कर महोदय ने कहा है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है, किस में किया है, न्याय सिद्धांत की बात हो रही है, स्टेटमेंट में किया है, द लॉज में किया है, रिपब्लिक में किया है, या लिबर्टी में किया है। तो किस में किया है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन
तो इन्होंने जो है रिपब्लिक में किया है, रिपब्लिक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो इनका रिपब्लिक है, इसका जो है कंसर्निंग जस्टिस, इसका जो है शीर्षक है, शीर्षक क्या है, और हिंदी में न्याय मीमांसा, न्याय मीमांसा इसका उपशीर्षक है। ठीक है, न्याय मीमांसा जो है इसका जो है उपशीर्षक है, और जो कंसर्निंग जस्टिस बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ये इसका उपशीर्षक है, और ये इसका विषय जो है न्याय, जो है न्याय पर ये आधारित है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहिता पर, कुशलता पर, पारदर्शिता पर या स्वतंत्रता पर? तो जो मॉन्टेस्क्यू का सत्ता पृथकता का सिद्धांत है, ये स्वतंत्रता पर बल देता है, क्योंकि इन्होंने जो है सरकार के तीनों अंग, सरकार का जो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी को जो है अलग अलग रहने की बात की है, और साथ में इन्होंने इनका जो है ये जो इनकी सबकी स्वतंत्रता पर जोर था कि ये तीनों जो है स्वतंत्र रहकर अपना अपना कार्य करेंगे, और ये यूएसए के संविधान में इसको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। इनकी पुस्तक की बात करें मॉन्टेस्क्यू की, तो स्पिरिट ऑफ लॉज है, इसी में जो है इन्होंने अपने यह सिद्धांत दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? रॉबर्ट नोजिक, एफ.ए. हेयक, जॉन रॉल्स, एंटोनियो ग्राम्सी। तो जॉन रॉल्स के द्वारा जो है स्वतंत्रता व समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया, जॉन रॉल्स के द्वारा, और सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत प्रस्तुत किया इन्होंने। तो कौन सा सिद्धांत? सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत। ठीक है, सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और स्वतंत्रता व समानता के मध्य जो है संतुलन बनाने का कार्य, सराहनीय कार्य किया गया। देखेंगे आगे। रॉबर्ट नोजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण है विशेषाधिकार, हित वर्गों में निकटतम को प्राथमिकता, हकदारी। तो ये हकदारी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने इसमें सिद्धांत में जो हकदारी या अधिकारिता का सिद्धांत है, इसमें बताया है कि जो व्यवस्था है, प्रचलित व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है, तो उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, यानी कि हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये बात, हकदारी की बात की है इन्होंने। चलिए आगे देखेंगे हम। और इन्होंने क्या किया कि रॉल्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? जो राज्य की सत्ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दिए गए हैं, जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। तो राज्य सत्ता जिसके, यहाँ पे जिसके हो जाएगा, जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो वो है विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता और विधिक और वास्तविक संप्रभुता का विभाजन किया गया है डी ज्यूरे और डी फैक्टो, इनमें जो है इनका विभाजन हुआ है। डी ज्यूरे का तात्पर्य क्या होता है? जो संप्रभुता का प्रयोग करता हो, और जो डी फैक्टो का संबंध उससे जिसमें संप्रभुता निहित रहती हो। तो आगे देखेंगे इसमें हम, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है, क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। जॉन रॉल्स, लॉर्ड एक्टन और टोनी या जे स्मिल, कौन है? यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। और रॉल्स के अनुसार जो है न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, और जो सत्य है चिंतन का प्रथम सद्गुण है। तो सत्य जो है चिंतन का प्रथम सद्गुण है, और न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का या किसी समाज का, बात वही है, समाज संस्थाओं से चलता है, उसका जो है प्रथम सद्गुण है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया तो उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये जेफरसन ने कहा है।
ठीक है, आगे देखेंगे हम। यहाँ अगला है, एक हम कथन देखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि ये है, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये कथन किसका है? ग्रीन का है। एक्चुअली इस पर हम करेंगे, इस पे क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। एक तो ये ऐसे दे देगा और ऑप्शन दे देगा, आपको ग्रीन चूज करना है, और एक पूछा जाएगा आपसे कि ये जो ग्रीन का कहा हुआ कथन है, इसको मतलब पुनः जो है विवेचित किसने किया या दोबारा इसको कहा किसने कहा, मतलब वहाँ आप शब्द देख लीजिएगा क्या यूज करता है, लेकिन सेंस उसका यही है कि इसको किसके कथन पर किसने जो है दोबारा उसी कथन को अच्छे से कहा है। तो ये जो है हो जाएंगे आपके, ये बार्कर जो हैं इन्होंने ग्रीन के शब्दों को बार्कर ने जो है अत्यंत सुंदर ढंग से कहा है, और ये एक्चुअली में बार्कर के ही शब्द हैं। और ग्रीन के अगर हम रियल वर्ड देखें तो वो हैं, मानवीय चेतना स्वतंत्रता को सारे चिंतन का आधार मानती है, स्वतंत्रता के साथ अधिकार जुड़े होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये ग्रीन का जो है एक्चुअल स्टेटमेंट ये है। उसको ग्रीन ने जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके और छोटा करके मतलब दिया है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो उसको जो है किसने? बार्कर ने सिंप्लीफाई किया है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कई जगह आता है क्वेश्चन, तो क्या उसमें होता क्या है कि इस तरह से पूछ देता है कि किसने जो है ग्रीन के स्टेटमेंट को या ग्रीन का जो ये विचार था उसको फिर से जो है दिया है, उसमें थोड़ा सा ठीक करके उसको दिया है। कुछ भी बोल सकता है वहाँ, आपको वहाँ पकड़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, तो बार्कर आ जाएगा। अगर पूछेगा ग्रीन के शब्दों को स्टेटमेंट को किसने किया है तो बार्कर आ जाएगा, अदरवाइज आपको ग्रीन पे ही टिक करना है, ये ग्रीन का ही है। बार्कर ने उसको सिंप्लीफाई ज़रूर किया है, लेकिन है वो ग्रीन का, तो वो ग्रीन का ही कहलाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा किसने किया है ग्रीन के विचारों को या ग्रीन के स्टेटमेंट को किसने जो है सिंप्लीफाई किया है, तब आप बार्कर का नाम लेंगे, अदरवाइज ग्रीन ही रहेगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कई जगह। तो यहाँ से इसको बार्कर को हटा देते हैं। बस ध्यान रखना है कि ग्रीन की ये जो परिभाषा है इसको बार्कर ने सिंप्लीफाई किया है, इतना ध्यान रखना। बाकी जैसा आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको निकाल लेंगे। आगे देखेंगे कि समानता का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको एक सेंटेंस में पकड़ना चाहें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ें तो क्या है? समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो मतलब व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों का प्रावधान ये जो है समानता का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मूल बात यही है। दूसरा आता है इसका एक निगेटिव, उसमें पूछता है कि समाज में समानता का मतलब है या क्या आशय निकल रहा है। तो अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, सामाजिक वर्गों का अभाव, विशेषाधिकार का अभाव। तो समानता का मतलब है कि विशेषाधिकार का अभाव, यहाँ पर ये निकलेगा इसका समानता का मतलब विशेषाधिकार का अभाव। तो ये कुछ पॉइंट है, आपने पढ़ा है, सब कुछ किया है, बस आपको वहाँ पिकअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन आपसे किस टाइप का नॉलेज जो है चाह रहा है, आयोग ने आपसे किस टाइप का नॉलेज निकलवाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। अगला देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमने जो स्टेटमेंट बोले भी हैं उनमें से डी टॉकविले हैं और टॉनी के हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक और लिख करके, बस अभी क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसको मैं फिनिश करूँगी। कथन है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली
उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना है, दूर करना है। ये किसने कहा है? तो ये भी ग्रीन महोदय के द्वारा कहा गया है। और दूसरे इस तरह से आता है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना, बाधाओं को बाधित करना, ये जो है राज्य का कार्य है। तो ये ग्रीन ने कहा है। तो ये कथन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कवर किए हैं और उम्मीद है इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह सुनिए, वीडियो को स्किप कर करके यानी कि गैप कर करके जो देखते हैं टाइम बढ़ा के वो देखना बंद कीजिए। आप स्पीड में डाल लीजिए, इसलिए मैंने शुरू में बताया था। आप वीडियो क्लिक करेंगे, राइट कॉर्नर में जो है सेटिंग का बटन है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी का भी आ जाएगा और स्पीड का भी आ जाएगा। आप कर लीजिए, स्पीड में सुन लीजिए, लेकिन स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। स्किप मत कीजिए, स्पीड में डाल लीजिए। मैं वो ऑप्शन आपको दे रही हूँ, स्पीड में डालेंगे तो एटलीस्ट सारी चीज़ें आप समझ तो पाएंगे, ध्यान से बैठेंगे और फटाफट आधे टाइम में वीडियो फिनिश भी हो जाता है। आज का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको पढ़ ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी दीजिए, उनका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट हमने दिए हैं, तो सभी तक ये पहुंचनी चाहिए। और वीडियो को लाइक करिए और फिर जो है वीडियो को स्टॉप कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। आज की ये वीडियो लेट हो चुकी है, सुबह बोला था नहीं हो पाया, थोड़ा लेट हुआ है और इस शाम का भी थोड़ा सा लेट होगा, शायद 9-10 बजे के आसपास, 8 से 10 के बीच में पब्लिश हो जाएगी जो दूसरी वीडियो है। तो आप लोग कोई भी वीडियो स्किप मत होने देना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। टाइम हमारा अप डाउन हो जाता है और कोशिश तो करती हूँ पर टाइम वो अप डाउन हो ही जाता है, लेकिन आप लोग जो है कोई वीडियो स्किप मत होने देना, सारी देखना। धन्यवाद।